हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सुरेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, आपको ऑपरेशनल रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक विषय में ट्रांसपोर्टेशन मॉडल पढ़ा रहा हूँ। मैंने मेरे पिछले 2 वीडियो में आपको ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के 3 मेथड समझाए हैं। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और तीसरा था वोगल का संभावना विधि। हम वोगल की संभावना विधि में हल में और सुधार कर सकते हैं, अर्थात आज हम पढ़ेंगे वोगल का अनुकूलतम हल, वोगल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अभी ऑप्टिमम सॉल्यूशन किस प्रकार ज्ञात करें, ये अपने को विशेष रूप से समझना है। सबसे पहले तो हमें वोगल के अप्रोक्सीमेशन मेथड्स हैं, हमें जितने भी सप्लाई सेंटर्स हैं और जितने भी डिमांड सेंटर हैं उनको माल की सप्लाई करेंगे और हम परिवहन तालिका बना लेंगे और उसके आधार पर कुल लागत ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने अपने कल के वीडियो में वोगल की संभावना विधि से कुल लागत आपको ज्ञात करके बताई थी, वो 204 रुपये आई थी। अब उस लागत में और सुधार हम कैसे करें, अर्थात उस लागत को और न्यूनतम कैसे करें, ये हम वोगल्स ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड से कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम कैसे सोल्व करें, ये अपने को आज विशेष रूप से समझना है। इस मेथड की आवश्यक शर्त है, संभाव्य हल की तालिका में भरे हुए खानों की संख्या पूर्ति वाले खानों की संख्या व मांग वाले खानों की संख्या के योग से 1 कम होनी चाहिए। अर्थात हमारी परिवहन तालिका में जितने डिमांड सेंटर्स हैं उनकी संख्या और जितने सप्लाई सेंटर्स हैं उनकी संख्या, हम उनका योग करेंगे और उस योग में से 1 कम कर देंगे। उतने हमारी जगह सप्लाई होनी आवश्यक होती है, ये इसकी बेसिक शर्त है। जैसे हमारी डिमांड सेंटर्स में हमने जो मात्राएं लिखी हैं उनको नाम दिया है सी, नंबर ऑफ कॉलम्स, और जितनी भी रो हैं हमारी परिवहन तालिका में हमने उनको नाम दिया था सप्लाई सेंटर्स अथवा प्रोडक्शन सेंटर्स, तो वो है आर। तो उन दोनों का योग करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस नंबर ऑफ रोज माइनस 1, इतनी जगह सप्लाई होनी चाहिए। अगर इतनी जगह सप्लाई है तो हम आसानी से ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम आगे की प्रक्रिया और समझेंगे। फिर आता है पंक्ति व कॉलम के मूल्यों की गणना। हमारी परिवहन तालिका में जो पंक्तियां हैं, जो रो बना रखी है हमने, जिनमें हमने प्रोडक्शन सेंटर्स दिखा रखे हैं, उनके मूल्यों को हम U नाम देंगे। जैसे पहली पंक्ति को U1, दूसरी को U2, तीसरी को U3, चौथी को U4, इस प्रकार से सभी पंक्तियों को। और जो कॉलम है जिनमें हमने डिमांड सेंटर्स दिखा रखे हैं, तो प्रत्येक कॉलम के लिए हम V ज्ञात करेंगे। पहले कॉलम को V1, दूसरे को V2, तीसरे को V3, चौथे को V4, इसी प्रकार से सभी कॉलम्स के लिए। जिस पंक्ति में सर्वाधिक पूर्ति मात्राएं दी गई हैं उस पंक्ति का मान U बराबर 0 मानेंगे। वैसे तो हम किसी भी पंक्ति का मान 0 मान सकते हैं, लेकिन अध्ययन के दृष्टिकोण से वह आसानी से समझने के लिए हम सामान्यतः उस पंक्ति का मान U बराबर 0 मानेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा मात्राएं सप्लाई की गई है। नेक्स्ट है भरे हुए कॉलम, अर्थात जहां हमने पूर्ति दर्ज कर रखी है, का मान U प्लस V बराबर कॉस्ट होता है। अर्थात भरे हुए कॉलम की U का मान व V का मान, इन दोनों का योग जो है वह उस लागत की उस सेल की लागत के समान होना चाहिए। अर्थात हमारी पंक्ति में जो U का मान है और जो V का मान है वह उस कॉलम में जो कॉस्ट दिखा रही है उसके बराबर होना चाहिए। ये हमें फॉलो रखना है, U प्लस V इक्वल टू कॉस्ट। रिक्त कॉलम का मान, अर्थात जहां पूर्ति दर्ज नहीं की है, हम उसको ब्लैंक कॉलम कह सकते हैं, का मान U प्लस V माइनस कॉस्ट। अर्थात रिक्त कॉलम के U व रिक्त कॉलम के V के योग से उस सेल की परिवहन लागत घटाकर हम ये मान ज्ञात करते हैं। U प्लस V में से कॉस्ट कम कर देंगे तो रिक्त कॉलम का मान आ जाएगा। ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, यदि रिक्त कॉलम धनात्मक मान दर्शाए तो संभाव्य हल में सुधार संभव होता है। उक्त सेल में बंद पथ की न्यूनतम मात्रा की पूर्ति कर नई परिवहन तालिका बनाएंगे, वह पुनः U व V के मान ज्ञात करेंगे। वो उपरोक्त विधि से पुनः रिक्त कॉलम के मान ज्ञात करेंगे। अर्थात अगर हमारी परिवहन तालिका के सभी रिक्त कॉलम ऋणात्मक हो जाएं तो हमारा हल आ गया है, लेकिन यदि कोई मान धनात्मक आ रहा है तो हम एक बंद पथ बनाएंगे।
एक तरीके से चरम पथ भी कह सकते हैं इसको हम। उस बंद पथ के रास्ते में जहाँ जहाँ मात्राएं आई हैं उन मात्राओं में न्यूनतम जो मात्रा माइनस में दिखा रखी है हमने वो हम बदलेंगे, उसका स्थान चेंज करेंगे और पुनः हम यू और वी के मान ज्ञात करेंगे। जब हम एक एग्जाम्पल समझेंगे तो ये और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। जब सभी रिक्त कॉलम ऋणात्मक मान प्रकट करें या शून्य प्रकट करें तब अनुकूलतम हल कहलाएगा। अर्थात सभी रिक्त कॉलम अगर माइनस में आ गए हैं या जीरो हो गए हैं तो हमारा परिवहन तालिका अनुकूलतम हल प्रकट करती है। मैंने टेबल 1 वही लिए है जो मेरे कल के वीडियो में जो प्रॉब्लम मैंने ली थी, हमने उसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हल किया था और उसके आधार पर हमने जो सप्लाई की थी ए से पी को 1 इकाई, ए से क्यू को 5 इकाई, बी से टी को 1 इकाई, सी से पी को 6 इकाई, सी से आर को 3 इकाई और सी से टी को 1 इकाई। इनकी सप्लाई करने का तरीका मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था। अर्थात हम इधर से कॉलम डिफरेंस रो मिनिमा लेते हैं और कॉलम मिनिमा लेते हैं। अर्थात हमारी जो लागतें हैं प्रत्येक रो की, इन 2 लागतों का अंतर, न्यूनतम 2 लागतों का अंतर हम इस साइड में रो मिनिमा बनाते हैं और जो कॉलम है उन कॉलम में 2 मिनिमम लागतों का अंतर हम नीचे लिखते हैं, जैसा कि कल के वीडियो में समझाया था। तो हम कॉलम और रो के डिफरेंस निकाल लेंगे। अब इधर दोनों साइड से जो डिफरेंस बड़ा आएगा, चाहे वो कॉलम में आए या रो में आए, हम उस रो में या कॉलम में माल सप्लाई करेंगे जहाँ पर सबसे कम लागत होती है। तो इस तरीके से हमने ये टेबल कल बनाई थी, उसी को मैं आगे लेके चला रहा हूँ और इस तालिका का हमारा हल था 204 रुपये। अब हम इसमें और सुधार कैसे कर सकते हैं ये अपने को आज के वीडियो में अच्छे तरीके से समझना है। हम u और v के मान ज्ञात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया u और v इक्वल टू भरे हुए कॉलम कॉस्ट होती है। तो हमारा पहली पंक्ति में 2 जगह पूर्ति है, इसमें 1 जगह पूर्ति है और इसमें 3 जगह पूर्ति हमने कर रखी है। तो हम u3 बराबर 0 मानते हैं, अर्थात इसमें 3 जगह पूर्ति कर रखी हमने तो 0 मान लिया हमने। तो जब ये 0 मान लिया तो अब v1 का मान निकाल सकते हैं। ये 0 है, कॉस्ट 10 रुपये है, तो v1 बराबर 10 हो गया, अर्थात 0 + 10 इक्वल टू कॉस्ट। ये मान भी हम निकाल सकें इधर से। जब इधर से ये 10 है, कॉस्ट हमें 4 रखनी है तो ये माइनस के 6 हो गई, 10 में 6 गई 4, ये बैठ गया हमारे साथ। अब यह इधर से हम अब ये मान निकाल सकते हैं। इधर से -6 है तो अब v2 का मान निकाल सकते हैं। तो v2 का मान हमारा, चूँकि कॉस्ट 6 है तो हम इसका मान अगर 12 रखेंगे तो 12 में से 6 गई 6, तो ये मान हमारा आ जाएगा। अब हम ये मान निकाल सकते हैं। इधर से मान 0 है तो ये मान निकाल सकते हैं। तो 0 + 30 बराबर 30 हो गया। ये भी भरा हुआ कॉलम है तो ये मान 18 है तो v4 बराबर 18 हो गया। और जब ये 18 है तो ये निकाल सकते हैं। ये निकाला, हमें इधर से 2 करना है तो ये -16, 18 में से गई -16 तो ये 2 बच गई। तो हमने v1 v2 v3 v4 निकाल लिया, u1 u2 u3 निकाल लिया। तो ये कैसे निकाला हमने, u + v इक्वल टू कॉस्ट। अब हम रिक्त कॉलम का मान निकालते हैं। हमारा रिक्त कॉलम ये है, इसका u और v का योग करेंगे। इधर से 30 और ये है -6, योग है 24, 24 में से गए 22 तो ये प्लस के 2 बच गए। तो मैं इसको प्लस के 2 लिख रहा हूँ, प्लस के 2। यहाँ देखिए आप, ये भी खाली कॉलम है। इधर से 18, इधर से -6 तो योग आया 12 और 12 में से गई 14 तो -2, ये रिक्त कॉलम है। इधर 10, ये -6 तो योग है -6, -6 में से 2 घटाइए तो ये बच गया -8, ये भी रिक्त कॉलम है। इधर 12 है, इधर 16, दोनों का योग किया -4, -4 में से गया 0 तो ये -4। यहाँ इधर योग 30, इधर है -16 तो योग किया तो आता है 14, 14 में से गया 12 तो ये प्लस के 2 बच गए। ये भी रिक्त कॉलम है। ऊपर योग है 12, इधर है 0, योग किया 12, 12 में से गया 16 -4। तो हमने सारे रिक्त कॉलम के मान निकाल लिए। जब आप देख रहे हैं कि रिक्त कॉलम के मान निकाले तो कोई भी रिक्त कॉलम यदि प्लस में है तो ये अनुकूलतम हल प्रकट नहीं करती है। तो हमारी तालिका में +2 जगह आ गया, +2 और +2। इन दोनों में से किसी एक जगह हमें माल की सप्लाई देनी आवश्यक है। हम उस जगह सप्लाई देंगे जहाँ सबसे कम परिवहन लागत है। तो यहाँ 22 रुपये है, यहाँ 12 रुपये है, तो यहाँ पर हम कुछ माल सप्लाई करेंगे
यहाँ हमें माल देना है। अब कितना दें हमें ये तय करना है। यहाँ सप्लाई करेंगे, जब यहाँ हम सप्लाई करेंगे तो इधर तो कोई माल की पूर्ति है नहीं, इस साइड आएंगे हम यहाँ, तो जितना माल यहाँ सप्लाई करेंगे उतना ही माल हम यहाँ पर कम करेंगे, और जब इतना कम करेंगे तो इस साइड में हम आएंगे, उतना ही माल हम यहाँ प्लस करेंगे ताकि हमारे कॉलम के योग मेंटेन रह जाएं। जब यहाँ प्लस करेंगे हम तो हम उतना ही माल इधर आएंगे हम और यहाँ माइनस करेंगे, और जब यहाँ माइनस करेंगे तो उतना ही माल हम यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ये हमारा एक बंद पथ बन गया, अर्थात यहाँ जितनी इकाई लाएंगे उतनी इकाई यहाँ कम करेंगे, यहाँ कम करेंगे तो उतनी यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे उतनी इकाई यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे यहाँ प्लस करेंगे। इस बंद पथ में जहाँ माइनस की मात्रा है वो हमें बदलनी है। हम देख रहे हैं यहाँ माइनस की कॉलम में 1 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस के कॉलम में 3 लिखा हुआ है, तो इनमें छोटी इकाई कौन सी है? 1 है। तो इस 1 इकाई का मैं चयन कर रहा हूँ, हम इस 1 इकाई को यहाँ से बदलेंगे और यहाँ से उठाकर हम इसको यहाँ रखेंगे। जब इसको यहाँ रखेंगे तो मैं अगली तालिका में ले रहा हूँ 1 इकाई को यहाँ से उठा करके हम इस 12 वाले में रखेंगे, तो ये 1 इकाई यहाँ आ गई, ये मैंने यहाँ रख दिया 1 इकाई। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ ये खाली हो गया। अब इस 1 में हमें प्लस करना है, तो 1 और 1 2, तो 18 वाले में इकाइयाँ 2 हो जाएंगी, ये 2 हो गई। 3 में से 1 घट जाएगा तो 30 वाले में आ गई 2 इकाई, और यहाँ पर 1 इकाई 12 वाली में आ चुकी है, तो यहाँ हमारी 1 इकाई हो गई, ये खाली हो गया, यहाँ 2 हो गई, और बाकी इकाइयों में कोई चेंज नहीं होना है। अर्थात 4 वाले में 1 इकाई थी तो मैंने ये 1 लिख दिया है, 6 में 5 इकाई थी तो ये मैंने 5 इकाई लिख दी है, 10 वाले में 6 इकाई थी तो मैंने ये 6 इकाई लिख दी है। आप देख रहे हैं 1 और 5 6 हो गया, ये 1 हो गया, 6 2 8 और 2 10 हो गया, इधर से 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। तो इस तरह से प्रथम तालिका से हमने माल द्वितीय तालिका में हस्तांतरित कर लिया है। अब हम इस सेकंड तालिका में भी u और v के मान ज्ञात करेंगे। इसमें पहली रो में 2 जगह पूर्ति है, इसमें 1 जगह पूर्ति है, इसमें 3 जगह पूर्ति कर रखी है, तो हम u3 बराबर 0 मान लेते हैं। u3 बराबर 0, ये हमने 0 लिख दिया इसमें। जब ये 0 है तो ये भरा हुआ कॉलम है, तो इसका मान निकाल सकते हैं, इसकी कॉस्ट के बराबर आएगा ये, तो ये b1 बराबर हो गया 10। ये भी भरा हुआ कॉलम है तो v3 का मान हो जाएगा 30, 0 + 30 = 30। ये भी भरा हुआ कॉलम है, 0 + 18, तो ये 18 हो गया। तो हमने तीनों के हिसाब से हमने ये मान निकाल लिया। अब हम देख रहे हैं कि v3 का मान जब 30 है और ये भरा हुआ कॉलम है यहाँ पर, तो अब ये मान निकल जाएगा। u + v = कॉस्ट होता है, तो यहाँ 30 में से क्या घटाएंगे 12 हो जाएगी, तो 30 में से मैंने माइनस कर दिया 18, तो ये योग 12 के बराबर आ गया। तो ये मान भी हमारा हो गया। हमें u2 मिल गया, u3 मिल गया, v1 मिल गया, v3 मिल गया, v4 मिल गया, हमें v2 चाहिए। अब v2 का मान निकालने के लिए हमें आधार देखना है ये वाला। हम देख रहे हैं कि ये 10 है इसका मान, ये भरा हुआ है तो ये मान आ जाएगा। कॉस्ट है यहाँ पर 4, 10 में से गई -6, तो ये 4 बच गया, और जब ये आ गया तो ये निकल जाएगा। हमारी कॉस्ट यहाँ पर 6 रुपये है, तो 6 रखने के लिए 12 में से हमने 6 घटा दिया, 12 - 6 = 6, तो हमारे ये कॉलम के मान आ गई। एक का आया 10, एक का आया 12, ये 30 और ये 18, -6 -18 और 0। अब हम रिक्त कॉलम का मान ज्ञात करेंगे। हमारा रिक्त कॉलम पहला वाला ये u + v - कॉस्ट, ये u और ये v, दोनों का योग क्या है 24, 24 में से गया 22, तो ये बच गए प्लस के 2 बच गए इसमें। ये भी रिक्त कॉलम है। 18 और 6 का योग किया मैंने, -6 है ये, तो 12 में से ये 14, -2, ये रिक्त कॉलम है। -8 योग आएगा, -18 और 10 को योग किया तो -8, तो ये -10 हो गया। 18 और 12 का योग किया, ये माइनस के हैं, तो -6, -6 में से गया 0, तो -6 बचेंगे। यहाँ आ जाइए, 18 और 18 योग किया 0, 0 में से गए 2, तो ये -2 बच गई। यहाँ आ जाइए, इधर है 0, इधर 12 योग किया 12 में 16 गया -4, तो हमने सारे रिक्त कॉलम के मान निकाल लिए। इधर तो आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारा हल अनुकूलतम नहीं आया है। हमारा अनुकूलतम हल तब आएगा जब सभी रिक्त कॉलम के मान माइनस या 0 हो जाएं, लेकिन अभी भी रिक्त कॉलम का मान प्लस में आ गया है। तो जैसे ही मान प्लस में आ गया तो यहाँ पर हमें कुछ इकाइयाँ लानी होंगी।
यहाँ सप्लाई करनी होगी। तब हम यहाँ सप्लाई करेंगे तो इससे संबंधित एक इकाई है यहाँ पर, या तो इसमें चेंज करें, लेकिन हम देख रहे हैं कि इसके इधर भी माल की सप्लाई नहीं है, इधर भी नहीं है, तो इसको टच नहीं करेंगे। तो हम जब इतना इसमें प्लस करेंगे, सीधा यहाँ आ रहे हैं, तो उतनी इकाइयाँ यहाँ माइनस करेंगे। जब यहाँ माइनस करेंगे तो इधर भरा हुआ कॉलम इधर है, हम यहाँ आएंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, और जब इसमें प्लस करेंगे तो यहाँ पर माइनस करेंगे उतनी इकाइयाँ, और जब यहाँ माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर प्लस करेंगे। तो ये हमारा एक बंद पथ बन गया, हम देख रहे हैं, ताकि हमारा ये जो योग है, सप्लाई के योग इधर से और डिमांड के योग डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए हमें ये काम करना होता है। तो विद्यार्थी आप देख रहे हैं कि हमने जो चेंज किया है बंद पथ में, यहाँ माइनस की 2 इकाई है और यहाँ माइनस की 1 इकाई है। जो मात्राएं लिखी हैं वो देखने केवल अपने को, यहाँ माइनस की 1 है या माइनस की 2 है, तो दोनों में छोटी इकाई माइनस है 1, तो 1 इकाई हम बदलेंगे, यहाँ से 1 इकाई हम हटाएंगे और यहाँ लाएंगे जहाँ प्लस का निशान आया था। तो 22 वाली जगह, तो अब तीसरी तालिका बना रहा हूँ मैं, तीसरी तालिका में हमें यहाँ लाना है, जहाँ 22 है वहाँ पर हमें 1 इकाई रख देनी है। ये मैंने 1 इकाई रख दी 22 वाले कॉलम में, मैंने 1 इकाई रख दी। जब यहाँ 1 इकाई रख दी हमने, तो 30 वाले में 2 थी, इनमें से 1 घटानी है तो 1 रखनी है, तो 30 वाले में भी 1 हो गई। यहाँ आ जाइए आप, 6 वाले में प्लस का निशान लगा रखा मैंने, तो 1 इकाई यहाँ प्लस करनी है, तो 6 थी पहले इसमें, यहाँ लिखी हुई 6 लिखी हुई थी, तो 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 7 इकाइयाँ हो जाएंगी, इकाइयाँ ये 7 हो गई। ठीक है, 7 इकाइयाँ होने के बाद यहाँ 1 थी, 1 कम कर देनी है, तो ये 0 होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। तो जो 6 था वहाँ पर हमारी एज इट इज़ 5 इकाइयाँ हैं, कोई चेंज नहीं इसमें। और 12 वाले में 1 इकाई पहले से लिखी हुई है, तो ये 1 रहेगी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। हम देख रहे हैं 5 और 1 6, ये भी 1, 7 और 1 8, और 18 वाले में 2 लिखी हुई थी, इनमें भी कोई चेंज नहीं है। तो हमारा 5 और 1 6 हो गया, ये 1 हो गया, 7 8 और 2 10 हो गया, इधर से ये 7 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया और ये 2 हो गया। अब हम पुनः u और v के मान ज्ञात करेंगे। तो u और v के मान निकाले हम, तो यहाँ 3 इकाइयाँ, 3 मात्रा दे रखी इसमें, तो u3 बराबर मैंने 0 कर दिया है। तो जब u3 बराबर 0 कर दिया, तो ये v3 निकाल लेना है, तो ये 30 आएगा, 0 + 30 = 30। ये 18 है, तो 0 + 18 = 18, ये तीनों बढ़ गए हमारे। अब जब ये 30 था तो हम ये मान निकाल सकते हैं, यहाँ 22 लिखा हुआ है, तो 30 में से ये 8, तो ये आ गया 22। ये 30 था, यहाँ 12 चाहिए अपने को मान, तो 30 में से मैंने कर दिया 18 कम, तो ये हो गया 12, और ये निकाल रखा हमने। अब इस वाला मान चाहिए अपने को, तो इधर माइनस के 8 है और प्लस का 6 चाहिए अपने को। तो प्लस का 6 लाने के लिए, तो अगर हम यहाँ 14 में लिख दूँ, तो 14 में से गए 8, तो 6 बच गई, ये मान भी आ गया। और इधर ये पता है अपने को, तो अब ये भी निकाल सकते हैं, 10 योग चाहिए अपने को, तो इसका मान 0 + 10 बराबर 10। तो ये v1 आ गया 10, v2 हो गया 14, ये 30 और ये 18, माइनस के 8 माइनस के 18 और 0। अब हम रिक्त कॉलम का मान निकालेंगे। -8 और 10 का योग किया तो प्लस के 2 आए, प्लस के 2 में से गए 4, तो माइनस के 2 आए। ये रिक्त कॉलम है, माइनस के 8 और 18 को योग किया तो आया 10, 10 में से गए 14, तो माइनस के 4 आ गई। ये भी रिक्त कॉलम है, योग किया तो माइनस के 8 है, माइनस के 18 और 10 योग माइनस का 8 है, माइनस के 8 में 2 घटा दिया तो माइनस के 10 हो गई। यहाँ पर हम आएंगे तो योग है माइनस के 4, 0 घटा दिया तो 4 ही बचेंगे माइनस के। यहाँ जाइए 18 और 18 का योग किया, माइनस के 18 है, 0 में से 2 गई, माइनस के 2। ये रिक्त कॉलम है, 0 + 14 तो योग है 14, 14 में से गए 16, माइनस के 2 आए। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे रिक्त कॉलम -2 -4 -10 -4 -2 -2 हो चुका है। तो सभी रिक्त कॉलम माइनस के हो जाएं या ऋणात्मक या 0 हो जाएं तो हमारी टेबल अनुकूलतम हल प्रकट करती है। तो टेबल नंबर 3 वोगल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रकट करती है, जिसकी कॉस्ट अभी हम निकाल लेते हैं। हमने देखा, हमने ए से
क्यू को 5 इकाई दी, तो ए से क्यू आपको लिखनी है 5 इकाइयाँ। 5 इकाइयाँ दी, प्रति इकाई लागत 6 रुपये है, तो 6 से गुणा किया, कॉस्ट हो गई 30 रुपया। हम देख रहे हैं ए से आर को 1 इकाई दी है, ए से आर को 1 इकाई, और हमारी कॉस्ट है ए से आर 1 इकाई, कॉस्ट 22 रुपये है, तो कॉस्ट हो गई 22। अब आ जाइए बी में। बी से हमने माल दिया है आर को 1 इकाई, प्रति इकाई 12 रुपये, तो बी से आर को 1 इकाई, प्रति इकाई 12, कॉस्ट भी हो गई 12 रुपये। फिर हमने सी से माल दिया है, सी से पी को 7 इकाई दी, प्रति इकाई लागत 10 रुपये है, कॉस्ट आई 70 रुपये। फिर हमने सी से आर को भी दिया है 1 इकाई, प्रति इकाई लागत 30 रुपया, तो कॉस्ट आई 30 रुपया। फिर हमने दिया है सी से टी को 2 इकाई दी, प्रति इकाई लागत 18 रुपये है, गुना किया तो ये 36 रुपये आया, और इनका योग कर देंगे 2 और 2 4 और 6 10, 1 4 2 6 7 14 और 6 20, अर्थात हमारी कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट ₹200। तो आप विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं कि मैंने ये क्वेश्चन अलग अलग विधि से हल कराया। उत्तरी पश्चिमी सीमांत नियम से जब हल किया तो कॉस्ट आई थी 232 रुपये। फिर हमने इसी प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से हल किया लिस्ट कॉस्ट से, तो इसकी कॉस्ट आई थी हमारी 224 रुपये। फिर इसको वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से हल किया तो कॉस्ट आई 204 रुपये, और वोगल के अप्रोक्सीमेशन मेथड से आगे और हम इसको हल किया वोगल ऑप्टिमम सॉल्यूशन मेथड से, तो हमारा आंसर आता है 200 रुपये। ये एक वैज्ञानिक विधि है और ये सबसे न्यूनतम लागत है। तो किसी भी प्रकार की परिवहन समस्या को अगर हमें हल करना है तो वोगल के अनुकूलतम हल से हम हल करेंगे और परिवहन लागत मिनिमम ज्ञात करेंगे। हमने फील्ड कॉलम्स u प्लस वी इक्वल टू कॉस्ट के हिसाब से ज्ञात किए हैं, और ब्लैंक कॉलम u प्लस वी माइनस कॉस्ट के हिसाब से ज्ञात किए हैं। तो विद्यार्थियों, यह था वोगल का अनुकूलतम हल जो आपने समझा। अभी मैंने आपको परिवहन समस्या की बैलेंस प्रॉब्लम समझाई है, जहाँ पर टोटल सप्लाई इक्वल टू टोटल डिमांड थी। हम अगले वीडियो में अनबैलेंस प्रॉब्लम्स का भी अध्ययन करेंगे। तो आपको ये लेक्चर अगर अच्छा लगा तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने बहुत ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।